सीसेट पेपर 2। यूपीएससी कभी नहीं कहती जीएस और सीसेट। ये डिवीजन तो सामान्य भाषा में हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है। विद्यार्थियों की दुनिया में ऐसा चलता है। जैसे यूपीएससी कोई इंटरव्यू नहीं कहती, वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहती है। हम कहते पीटी हो गया, पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। अगली बार से पीटी बोलते हो ध्यान रखना, पीटी के 2 मतलब हैं। जैसे रिश्ता विश्ता है ना किसी आईपीएस का, ध्यान से समझ लेना कि आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है। एक लड़की की शादी हुई आईपीएस से, फिर पता लगा चिट्ठी वाला आदमी था। जिले भर की चिट्ठियां उसके पास आती थी। तो फुल फॉर्म ठीक से पढ़ना। तो आपके नोट्स में तो सीसेट पे वही लिखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे चाह रहा हूं समझाना। यूपीएससी के हिसाब से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2। और बताइए कि अगर जिसका प्रीलिम्स हो गया, हाँ जीएस को भी सीसेट ही कहते हैं। हम लोग जीएस बोल देते हैं हंसी मजाक में, मतलब सीरियसली बोलते हैं, लेकिन दरअसल यूपीएससी की निगाह में वो सीसेट पेपर 1 है और एक सीसेट पेपर 2 है। इतना ही है। उनमें से एक क्वालिफाइंग है, एक के नंबर जुड़ जाते हैं। जिसको आप जनरल स्टडीज कहते हैं उसके मार्क्स जुड़ जाते हैं, जिसको आप सीसेट कहते हैं उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यूपीएससी की अप्रोच समझ में आए। और एक सेंस में देखें तो प्रीलिम्स क्यों होता है, प्रीलिम्स की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि 19 फिर वही हो रहा है कि एक बच्चे ने सही बोला, बाकी हंस रहे हैं। वो सही बोला छांटने के लिए, सच में इसीलिए होता है क्योंकि 1979 से पहले प्रीलिम्स नहीं होता था। प्रीलिम्स की जरूरत ही नहीं थी। सीधे बुलाया, जिसने फॉर्म भरा उसका एग्जाम लिया, मेंस जिनका हुआ उसका इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन कर लिया। फिर ये संख्या इतनी बढ़ने लगी कि मैनेज करना मुश्किल हो गया कि सबसे आंसर लिखवाओ, फिर सबको चेक करो, लंबा प्रोसेस हो गया। तो तय हुआ कि भाई एक काम करो, पहले लेवल पर स्क्रीनिंग कर लेते हैं। और स्क्रीनिंग का मतलब जिन व्यक्तियों में बेसिक क्षमता दिखती है उनको निकाल लेते हैं, बाकी को बोलते हैं नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये बोल के उनको मना करेंगे ताकि बेसिक लेवल पर ठीक ठाक समझदार किस्म के कुछ लोग हों, उनमें टेस्ट लेंगे। और जो यूपीएससी टेस्ट लेती है, प्रीलिम्स के बाद का जो सारा हिस्सा है, मेंस का है, उसको इंटरव्यू कहें, वो भी अंततः क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी देखने का ही तरीका है कि आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और क्या है वो सब। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेंस में तो केवल और केवल सीसेट वाला पेपर, जिसको हम सीसेट पेपर 2 होता है ना, ये वाला जिसमें रीजनिंग वीजिंग आती है, ये वाला जो है, ये एक सेंस में आप केवल इसको एप्टीट्यूड टेस्ट मान सकते हैं। ये हो गए सेंस क्रमांक ए। दूसरे सेंस में आप इन दोनों को सिविल सर्विसेज का सही एप्टीट्यूड मान सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इनको सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2 ही कह रही है। तीसरी सेंस में, क्योंकि यूपीएससी जब फाइनल सिलेक्शन कर रही है तो वो इनके साथ साथ मेंस और इंटरव्यू को भी शामिल कर रही है। और उनको शामिल करने का पर्पस भी यही देखना है कि जिस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग देंगे, सिविल सर्वेंट बनाएंगे, वो सिविल सर्वेंट बनकर देश पे बोझ तो नहीं बन जाएगा। जिस काम के लिए चुना जा रहा है वो काम ठीक से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही तो पर्पस है। और क्या पर्पस है इतना टेस्ट लेने का? तो सिविल सेवाओं के लिए सही अभिरुचि क्या है, इसको हम सीसेट से भी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना हो तो सीसेट का पेपर प्लस जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इससे जो आप समझ पाएंगे कि एक अच्छा सिविल सेवक किस एप्टीट्यूड का व्यक्ति होना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको, है ना? तो अब कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है। लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है
या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए, अभी देखते हैं। मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता हो कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में है, गाड़ी रोक के सबने सलाम ठोका और आपको लगा हा, तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बनने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खाप पंचायत की तरह से, इसको मार निपटाओ, सब ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई, वनवास शुरू। 14 साल का नहीं होता, 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब, अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने। उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता उसको, इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन डबल ट्रिपल उसकी ना हो सके। इसलिए कहते हैं कि एक लेवल के बाद, चाहे वो जज हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, और सिविल सर्वेंट चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, इनका बेसिक काम होता है भाषा से लिखना। नोटिंग का मतलब अपनी राय लिखना फाइल में। ड्राफ्टिंग का मतलब एक फाइनल लेटर या नोटिस जारी करना, उसकी लैंग्वेज। एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले सारे अधिकारी लाइन से फाइल के लेफ्ट साइड में जो ग्रीन शीट्स होती हैं उस पर अपनी राय लिखते हैं। और जब मामला फंसता है ना, देखते हैं कि किसकी राय क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है राय, ओपिनियन। उस नोटिंग में जो बहुत सधी हुई नोटिंग करेगा, मान के चलिए कि मिनिस्टर तक को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर भी खारिज करेगा तो फाइल में लिखना पड़ता है कि मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, फिर बताना पड़ता है क्यों सहमत नहीं हूं। मिनिस्टर की मजबूरी है, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ एक नोटिंग कर दी है, तो आपके ऊपर के किसी अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि उसको खारिज कर सके। और कर सकता है, सीनियर है, अगर वो कह दे कि ये गलत है, ये करना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन केस खुलेगा, फिर फंसेगा मिनिस्टर, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो साफ लिखी थी उसमें। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, फिल्म्स की बात करें, और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है? आपकी लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को, और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो।
कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है? आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ, समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना, और एसएससी में क्या पूछते हैं? गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश में इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीजों में। रीजनिंग, उनसे आप रीजनिंग चलते